गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर जो कि एक पोयम है। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा पोयम कैफी आजमी द्वारा लिखी गई है। कैफी आजमी का जन्म 14 जनवरी 1919 में 1919 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और ये एक उर्दू शायर थे, गीतकार थे। बहुत सारी फिल्मों के लिए भी ये लिखते थे और इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हो गई थी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें कि पद्मश्री पुरस्कार भी एक था। ठीक है। कैफी आजमी की ये कविता कि कर चले हम फिदा, ये कविता भारत और चीन की जब 1962 में युद्ध होता है उस पर आधारित कविता है। और इस कविता को एक गीत के रूप में हकीकत फिल्म में शामिल किया गया था। अर्थात जो प्रस्तुत पाठ है वो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के लिए दिल की बात बयां करता है और जिन्हें अपने पर नाज है। इसी के साथ उन्हें देशवासियों से कुछ आशाएं भी हैं, वो कुछ उम्मीद भी करते हैं कि जिन्हें उन्हें आशाएं हैं वो देशवासी हम और आप हैं। तो इसीलिए इस पाठ के जरिए हम जानेंगे कि हम किस हद तक उनकी आशाओं पर खरे उतरे हैं। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान जब सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने लगी थी, ऐसे वातावरण में इतनी ठंड में जब उनका खून जमने लगा था, उनकी नब्ज रुकने लगी थी, लेकिन वो दुश्मनों से हार नहीं माने थे। वो दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे थे। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, लेकिन हम अपने गौरव के प्रतीक हिमालय को कभी झुकने नहीं देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम कभी नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी प्रकार सैनिक अपनी धरती माँ को दुल्हन की तरह मानते हैं, क्योंकि वो अपने खून से इस धरती माँ को सींच रहे हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि जब भी जरूरत हो, इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर हमें आगे आना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं कि जिस प्रकार रावण लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके लांग कर अंदर नहीं आ पाया था, लेकिन सीता मैया को छू नहीं पाया था, उसी प्रकार अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो। अर्थात कोई देश की सीमा को लांघने की कोशिश करे तो उसे तोड़ दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अर्थात तुम ही शांति प्रिय भी समझौता कर सकते हो और तुम लक्ष्मण की तरह क्रोधित होकर भी समझौता कर सकते हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें अपने देश की रक्षा किस तरह करनी है, ये दायित्व तुम पर है। ठीक है। कविता शुरू करते हैं। ये कविता का सार था, जो कि संक्षिप्त परिचय था इस कविता का और कवि और कविता का, कि क्या कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहता है। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गीत होता है और कहीं ना कहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी को हर मौके पर, हर उस दिन तो जरूर से जरूर ये चलाया और सुना जाता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना
झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांकपन होता है वीरता का भाव। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इसके कवि कैफी आजमी है। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों के लिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार एक सैनिक जब शहीद होने वाला है और वो शहीद होते होते अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। वो हम नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हमने अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। हम अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं आगे कि सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में, हमारी नसों में खून जम गया था। अर्थात इतनी ठंड में जब वो सैनिक तैनात रहते हैं वहां पर, तो उनका खून जमने लगता है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते, फिर भी उन्होंने ऐसी ठंड में, ऐसे वातावरण में भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है। और सैनिक गर्व से आगे कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को हम नहीं झुकने देंगे। अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे। ठीक है। उन्होंने आज यहाँ लिखा है ना कि मरते मरते रहा बांकपन साथियों। बांकपन मतलब वीरता का, कि हम मरते मरते भी वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहें। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है। प्रसंग सेम रहेगा। ठीक है। उसके बाद व्याख्या इस तरह से होगी कि सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या है जो जवानी में तुम लेकर घूम रहे हो, जो तुम्हारे देश के काम ना आ सके। ठीक है। और उस जवानी का क्या फायदा जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपने इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतेह होती है जीत। ठीक है। और वीरान मतलब सुनसान। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां वैसे ही लिखोगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है और इसके कवि कैफी आजमी है। इसमें सैनिक क्या कहना चाहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। जब भी जरूरत हो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ जाना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर
प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद ही दुगनी होती है। ठीक है, फतेह वाली लाइन है ना कि फतेह का जश्न जश्न के बाद है, कि हमारी जीत की खुशी तो तब भी है जब हम दुश्मनों को मार गिराएं। आगे वो कहते हैं कि बांध लो अपने सर से कफन साथियों, कि तुम वो ऐसी एक लाल चुनरी अपने सर पर बांध लो कि जब तक तुम दुश्मनों से बदला ना ले सको तुम आगे बढ़ते रहो। ठीक है, और बाद में चाहे वो तुम्हारे कफन का काम करे तो तुम्हें खुशी खुशी उसे लपेट लेना चाहिए। ठीक है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है उस सैनिक के माध्यम से कि तुम अपने खून से, खून को यहाँ पे खून लिखना है, ठीक है, खून से तुम जमीन पर लकीर बना दो। मतलब चाहे तुम लहू लुहान हो जाओ देश की सेवा के लिए, लेकिन अपने खून से ऐसी लकीर बना दो कि कोई भी रावण, कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति लांघकर हमारे हमारे देश में ना आ सके। ठीक है, यहाँ रावण को बोला है, दुश्मन के लिए लिखा गया है। और तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। वो कहते हैं कि यहाँ पर मातृभूमि की तुलना उन्होंने सीता से की है, जिसका दामन छूने का कोई साहस नहीं कर सके। सैनिक ये भी प्रेरणा देता है कि हमी में राम समाये हैं और हमी में लक्ष्मण समाया है। मतलब राम एक करुण रस का प्रतीक है और लक्ष्मण वीर रस का, कि लक्ष्मण कैसे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते थे, आगे बढ़ जाते थे, मतलब लेकिन जो राम थे वो एकदम शांत स्वभाव के थे और धैर्य रखकर वो हर समस्या का हल निकाल लेते थे। ठीक है, तो अर्थात हम हर तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में सक्षम है। एक पूरे संदेश के तौर पर देखा जाए तो यह वीर रस और करुण रस का मिला जुला रूप लगता है। खासकर जिस तरीके से इस गाने को फिल्म में प्रस्तुत किया गया है, जिस परिवेश में यह फिल्म बनी थी, उस समय भारत हाल ही में आजाद हुआ था। अभी कल ही भारत और चीन का दोबारा से थोड़ा युद्ध शुरू हुआ है। चीन ने हमला कर दिया है भारत पर और भारत के 20 सैनिक चले गए हैं, शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पहले ही इतनी महामारी चीन की तरफ से फैल रही है और अब ये युद्ध के संकेत वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति बहुत डगमगा रही है। इसमें हमारे देश की आर्थिक स्थिति और लोगों में बहुत डर समा गया है। उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन लोगों को तत्काल प्रधानमंत्री ने बहुत प्रेरित किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, लोगों को आत्मनिर्भर बनना सिखाया। और उस समय से 1962 से और अभी तक देश में बहुत परिवर्तन भी हुए, बहुत विकास भी देश कर रहा है। ठीक है, तो वही कार्य अपने मोदी जी कर रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ठीक है, तो ये जनता में एक नई प्रेरणा का काम कर रही है। हम जनता को एक नई प्रेरणा दी जा रही है, जिससे इस गीत के माध्यम से भी हमेशा लोगों के मन में एक नई प्रेरणा का विकास होता है। और यह गीत उस समय की समृद्ध सामरिक तथा सामाजिक मनस्थिति का बड़ा ही स्थिर चित्रण प्रस्तुत करता है। कविता यहाँ समाप्त हो जाती है। गीत बहुत ही प्यारा है, बहुत ही भावनात्मक है। ठीक है, और सैनिकों का दर्द हमसे कभी छिपा नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। अब इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध के को आधारित बनाकर लिखा गया था और इसमें भारतीय वीरों ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया था। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। देश के वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर
देश के मान सम्मान की रक्षा की है। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है कि जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया। इसीलिए धरती को दुल्हन कहा गया है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद आते हैं। कुछ गीत के शब्द बड़े आसान होने की वजह से आसानी से जुबान पर चढ़ जाते हैं। कुछ गीत में भावनाओं का अच्छा समावेश होने के कारण मन पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ गीत ऐसे होते हैं, उनके लिरिक्स ऐसे होते हैं कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, लेकिन चाहे वो मीनिंगलेस भी हो। ठीक है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो दिल पे छू जाते हैं, दिल को छू जाते हैं, और ये गीत भी उनमें से ही एक गीत है जो हमें सैनिकों का दर्द बताता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है, खासकर युवाओं के लिए किया है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? एक सैनिक यदि शहीद हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा सैनिक लड़ाई जारी रखने के लिए आगे आता है। इस तरह से कोई भी लड़ाई अपने सही मुकाम पर पहुंच पाती है। इस कविता में काफिला आगे बढ़ाने का मतलब है युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को कभी न खत्म होने वाली पतंग तैयार रखने के लिए कहा गया है। इस गीत में सर पर कफन बांधना इस ओर संकेत करता है। सर पर कफन बांधना का अर्थ है मौत के लिए तैयार होना। सैनिक अपने अंतिम पलों में देशवासियों को सर पर कफन बांधने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देश की रक्षा में अपने प्राण त्याग दिए हैं और अब देश की रक्षा का भार हम देशवासियों पर ही आधारित है, निर्भर है। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही क्यों ना हाथ गंवाना पड़े। सैनिक चाहता है कि उसके बलिदान के बाद देश की रक्षा के लिए सैनिकों की कमी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन कभी भी उसके द्वारा खींची गई खून की लक्ष्मण रेखा पार न कर पाए। इस उम्मीद से वो देश की रक्षा का भार देशवासियों पर छोड़कर जा रहा है। सैनिक कहता है कि देश पर जान न्यौछावर करने के मौके बहुत कम आते हैं, इसीलिए ये स्पिरिट नहीं टूटनी चाहिए। अब हमें निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीय जवानों के साहस का वर्णन किया है। कवि कहता है कि भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नसों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी भी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। इन पंक्तियों में सैनिक भारत की धरती को सीता की तरह मानता है और अपने साथियों से कहता है कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच लो ताकि कोई दुश्मन रूपी रावण भारत के आंचल को छू भी ना सके। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। इसमें कवि क्या कहता है कि इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों से कहता है कि वो तो अपना कर्तव्य निभाता हुआ देश के लिए शहीद हो रहा है, परंतु उसके बाद सीता अर्थात ये भारत भूमि तुम्हारे हवाले है। अब तुम्हें ये फैसला करना है, तुम्हें ये निर्णय करना है कि तुम राम की तरह अपना समझौता करते हो या लक्ष्मण की तरह। इसीलिए वो कहता है कि ये धरती माँ, ये सीता माँ तुम्हारे हवाले मैं छोड़कर जा रहा हूँ। राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो, तुम्हें कैसे इस धरती माँ की रक्षा करनी है ये तुम पर निर्भर करता है।
ठीक है, कविता समाप्त हो गई और प्रश्न उत्तर भी हमने पढ़ लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।